एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। What is the name of the first indigenously developed light combat helicopters? आपसे उन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का नाम पूछा जा रहा है जो कि इंडिया में इंडिजिनस तरीके से डेवलप हुए हैं। एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में इंडक्ट कर लिया है इन इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच, ठीक है। और इनको हम बेसिकली प्रचंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि रेंज ऑफ मिसाइल्स को ये फायर कर सकते हैं, साथ ही और डिफरेंट वेपन्स को भी ये फायर कर सकते हैं। फाइन। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को कौन डेवलप करता है? ये डेवलप होती हैं बाय स्टेट रन एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। और इसको प्राइमरीली डिजाइन किया गया था हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में डिप्लॉय करने के लिए, और इसको इंडक्ट कर दिया गया है इनटू द इंडियन एयरफोर्स एक सेरेमनी के दौरान जो हुई थी जोधपुर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से बस यही बात इंपॉर्टेंट है सिर्फ कि जो इंडिया में डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं उनका नाम पर्टिकुलर क्या है, ध्यान में रखिएगा, प्रचंड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद युवा 2.0 स्कीम? आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है युवा 2.0 की स्कीम से। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, हाल ही में इन्होंने इनॉग्रेट किया है युवा 2.0 स्कीम को। कब किया था? 2 अक्टूबर को, ठीक है। और ये प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है यंग ऑथर्स को मेंटर करने के लिए, ठीक है। तो युवा 2.0 आप कह सकते हैं कि एक तरह से ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू यंग और एस्पायरिंग राइटर्स को ट्रेन किया जाता है जो 30 साल से कम की एज में रहते हैं, ताकि जो इंडिया की लिटरेचर है उसको नर्चर किया जाए एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। और युवा का फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान में रखना है। युवा का फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि युवा 2.0 कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फाइन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स टू बी एलिजिबल टू लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस? तो रीजनल रूरल बैंक्स जो भी होते हैं उनकी मिनिमम नेट वर्थ कितनी है अगर वो एलिजिबल होना चाहते हैं टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस? तो याद रखिएगा, ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हाल ही में इशू की हैं फिनांस मिनिस्ट्री ने, इनके हिसाब से जो भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं अगर वो एलिजिबल होना चाहते हैं टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस और फंड्स को रेज करना चाहते हैं, तो उनके पास कम से कम नेट वर्थ होनी चाहिए 300 करोड़ रुपयों की ओवर द प्रीवियस 3 ईयर्स, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर एक दिन किसी भी बैंक की जो नेटवर्थ है वो 300 करोड़ रुपए हो गई तो आप एलिजिबल हो गए। पिछले 3 सालों की बात हो रही है, ठीक है। और ऐसे बैंक की जो कैपिटल एडिक्वेसी है उसका क्राइटेरिया कितना है? 9% होना चाहिए पिछले 3 सालों में हर साल। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल में था, 2 साल में नहीं था तो चल जाएगा, हर 3 साल में 9% की कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग 15 करोड़ रुपए कम से कम 3 सालों में, अगर हम पिछले 5 सालों को देखेंगे तब, ठीक है। मतलब 5 में से 3 सालों में 15 करोड़ रुपए का कम से कम रिकॉर्डेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट उन्हें होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नॉर्म हैं जिसमें डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि रीजनल रूरल बैंक्स की मिनिमम नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए होनी चाहिए अगर वो अपने आप को एलिजिबल करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होने के लिए तब, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट वन द फर्स्ट प्राइज अंडर द लार्ज स्टेट कैटेगरी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022? तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को पहला प्राइज मिला है
अंडर द लार्ज स्टेट कैटेगरी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, ठीक है। और इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया है, जिसका एम है सैनिटेशन स्टेटस को चेक करना रूरल एरियाज में, ठीक है। और तेलंगाना को फर्दर फॉलो किया है, हरियाणा ने सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पे था इसमें तमिलनाडु, ठीक है। और जो सेकेंड फेज है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, इसमें एम क्या है, कम से कम 6 लाख गांव ऐसे हैं इंडिया में जिनको हमें फ्री करना है ओपन डेफिकेशन से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि लार्ज स्टेट कैटेगरी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड्स के फर्स्ट प्राइज किसने जीता है, तो ये है तेलंगाना, उसके बाद सेकंड पे था हरियाणा और थर्ड पे था तमिलनाडु। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ माई गवर्नमेंट विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो किसको हाल ही में CEO बनाया गया है माई गवर्नमेंट का, ये है मिस्टर आकाश त्रिपाठी। ये 1998 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं मध्य प्रदेश कैडर से, और इनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माई गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं मिस्टर अजय भाडू, ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं एज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और लगभग 35 सिविल सर्वेंट ऐसे हैं फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज जो कि अपॉइंट हुए हैं एज ज्वाइंट सेक्रेटरीज इन डिफरेंट यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फाइन। तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, हाल ही में माई गवर्नमेंट के नए CEO कौन बन गए हैं, ये हैं आकाश त्रिपाठी। और सेकंड बात क्या है कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं, ये है मिस्टर अजय भाडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ बिल टू डिसॉल्व द स्टेट विजिलेंस कमीशन। कौन सी ऐसी स्टेट असेंबली है जिसने हाल ही में एक बिल पास किया है अपने स्टेट विजिलेंस कमीशन को डिसॉल्व करने के लिए। तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनानिमस तरीके से इस बिल को पास किया है, मतलब सबने इस बिल पे एग्री किया है कि अब स्टेट विजिलेंस कमीशन को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और इसको 2 साल पहले सेटअप किया गया था, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने इस बिल को टेबल किया है जिसका नाम है पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन रिपील बिल 2022। एक्चुअली इस कमेटी को सेटअप किया गया था 2006 में उन कंप्लेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कि पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट आती हैं, ठीक है। लेकिन फिर इसको एक ही साल के बाद डिसॉल्व कर दिया गया 2007 में, लेकिन फिर से इसको फॉर्म किया गया 2020 में नवंबर मंथ में, और फाइनली इसको फिर से एक बार डिसॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये बिल कौन से स्टेट का है, पंजाब स्टेट का। नेक्स्ट है विच रेसिंग ड्राइवर वन द फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल। कौन रेसिंग ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में F1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल जीता है, तो ये है रेड बुल के सर्जियो पेरेस, ठीक है। और उसके बाद इनको फॉलो अप किया है चार्ल्स लेक्लर्क ने सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड प्लेस पे थे कार्लोस सेंस। चार्ल्स लेक्लर्क की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे कि सर्जियो पेरेस कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये है मैक्सिको से, फाइन। अच्छा, आपको कॉमेंट्स में लिखना है कि बहरेन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता हुआ है। नेक्स्ट है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको बताना है कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये कौन से स्पेशल डे की थीम है जिसको हम अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा ये थीम है वर्ल्ड हैबिटेट डे की इस साल की, और इसको हर साल हम मनाते हैं अक्टूबर मंथ के फर्स्ट मंडे को, ठीक है। और इस साल ये जो है दिन कब पड़ा था, 3 अक्टूबर को, ठीक है। थीम क्या थी इस साल के लिए, माइंड द गैप, लीव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड। तो पहली बार वर्ल्ड हैबिटेट डे को सेलिब्रेट किया गया था 1986 में, कहाँ पे, नायरूबी कीनिया में, और उस साल थीम क्या थी, शेल्टर इज माई राइट। इतना पुराना आपको वैसे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को, और इस साल ये पड़ा था 3 अक्टूबर को। याद रखिएगा थीम क्या थी, माइंड द गैप, लीव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड। देखिए एक तरह से और क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। आपसे पूछ लेंगे कि वर्ल्ड हैबिटेट डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन देंगे यहाँ पे सपोज 1 अक्टूबर, सेकेंड देंगे 2 अक्टूबर, थर्ड देंगे 3 अक्टूबर, और फोर्थ देंगे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर मंथ, ठीक है। अब जिसने ये नहीं पढ़ा है कि फर्स्ट मंडे को सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादातर आप हर जगह देखेंगे कि वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 कब पड़ा था, 3 अक्टूबर को, तो लोग इसको टिक करके चले आते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ
स्पेशल केस में है, ये सिर्फ 2022 के लिए है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये कब के लिए है, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखे गए हैं, थोड़ा ट्विस्ट करके, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ऊपर ऊपर से रट के नहीं जाना है, फाइन। नेक्स्ट है, विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रेजेंट द वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड। कौन सी ऐसी PSU है जो वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड को प्रेजेंट करती है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप की है वैली ऑफ वर्ड्स इनिशिएटिव के साथ, ताकि ये प्रेजेंट करें PFC VOW बुक अवार्ड को, ठीक है। और ये इस अवार्ड का 6th एडिशन था, जिसको हाल ही में प्रेजेंट किया गया है। याद रखिएगा, अनीस सलीम की एक बुक है जिसका नाम है द ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स, और रुद्रांशु मुखर्जी की बुक है टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर। इनको एडजस्ट किया गया है बेस्ट बुक्स के तौर पे इस साल की इंग्लिश फिक्शन में और इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरीज में, ठीक है। ये इंग्लिश फिक्शन के लिए थी और ये नॉन फिक्शन के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, ये कौन सी PSU है जो प्रेजेंट करती है इन अवार्ड्स को, ये है PFC, और ये बुक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाम भी लिख दे रही हूँ ऑथर का। ये वाली बुक है अनीस सलीम की, और ये जो टैगोर एंड गांधी है ये बुक है रुद्रांशु मुखर्जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द आसरा पेंशन स्कीम फॉर ओल्ड पीपल। तो ओल्ड पीपल के लिए आसरा नाम की पेंशन स्कीम हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। ये स्कीम है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की, और एम क्या है इसका, सिक्योर लाइफ एक तरह की इंश्योर करना सभी पुअर पीपल के लिए पूरे स्टेट से, ठीक है। और ये एक तरह की वेलफेयर स्कीम है पेंशंस से रिलेटेड, जो कि दी जाएगी ओल्ड पीपल को, विडोज को, साथ ही फिजिकली डिसेबल्ड को, और जो भी बीडी वर्कर्स हैं उस स्टेट में उनको, ओके। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये सिर्फ ओल्ड पीपल के लिए नहीं है, ये विडोज के लिए भी है, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है, और बीडी वर्कर्स के लिए भी है। ध्यान में रखिएगा, ये स्कीम कौन सा स्टेट की है, तो तेलंगाना की है। नेक्स्ट है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हर साल 2 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व करते हैं पूरी दुनिया में। और किस लिए, सब जानते हैं, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस दिन का, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, कि नॉन वायलेंस से आप किस तरह से किसी भी जंग को जीत सकते हैं, इसका बेसिकली मैसेज स्प्रेड करना है, ठीक है। तो 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को पास किया था कि अब से हर साल 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। और इस साल के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या स्लोगन सेलेक्ट किया है, से नो टू वायलेंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। देखिए, आपको एक और बात बताती हूँ, जो लोग भी SSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पोर्शन आपका आता है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, अगर उन्होंने कभी डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो डेफिनेटली यूड फॉल इन लव विथ 2 पर्सनैलिटीज। फर्स्ट इज महात्मा गांधी एंड सेकेंड इज भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, बट ट्रस्ट मी, उन्होंने जो किया है नेशन के लिए वो कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। तो अगर आप कभी डिटेल में जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, अनबाइज्ड होके बिल्कुल, तो फिर आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी जी का और भीमराव अंबेडकर जी का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका रोल नहीं था, ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट अपना योगदान दिया है, लेकिन यूजुअली जो है हम कंट्रोवर्सीज सुनते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, स्पेशली इस वजह से मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ कि अगर आपको जानना है कि उन्होंने क्या किया है तो आप जरूर एक बार कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा। किसी भी लैंग्वेज में आप बुक ले सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, आप उसको स्टोरी की तरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि सबको अपना पास्ट थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह से आज फ्रीडम हासिल करी है, जो हम फ्री होके घूम रहे हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आया है, ठीक है। और फिर इनका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में क्या क्या योगदान था, आप ये भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कभी पॉलिटी मेरे साथ पढ़ेंगे या फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस मिस्टर नारायण राणे ने इनॉग्रेट किया खादी फेस्ट 2022 के एग्जीबिशन को, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। और ये जो खादी फेस्ट था, इसको ऑर्गेनाइज किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, जिसके बारे में हमने पीछे बात की, कब होती है, 2 अक्टूबर को, ठीक है। और इस टाइम
इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, मतलब 2 साल तक नहीं हुआ था लेकिन अब फिर से हो गया है। और याद रखिएगा 2021 और 22 में KVIC ने लगभग एक्सपोर्ट किया है कितने अमाउंट का, 257 करोड़ रुपीस तक का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कौन सी सिटी होस्ट है इस इवेंट के लिए, ये है मुंबई। देखिए इसके अलावा एक मतदाता जंक्शन है, ये एक तरह की रेडियो सीरीज है जो कि प्रोड्यूस करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसके साथ, कोलैबोरेट करके ऑल इंडिया रेडियो के साथ। ठीक है, और ये 1 साल का वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा जिसमें कि ये प्रोग्राम रोज ब्रॉडकास्ट होंगे ऑन ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क, टोटल 23 लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो इसमें थीमेटिक एपिसोड्स होंगे लाइक वोटर रजिस्ट्रेशन, इन्फॉर्म्ड एंड एथिकल वोटिंग, फिर इसके अलावा वैल्यू ऑफ वोट, फिर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, EVM के बारे में एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने 1 साल का अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम है मतदाता जंक्शन, ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क के साथ कोलैबोरेट करके, तो ध्यान में रखिएगा ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फाइन, तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ सिटीज़ देख लेंगे, ये हमने कैटेगरी बहुत दिनों से नहीं करी है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज, ये भी कैटेगरी बहुत दिनों से नहीं हुई थी तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर लेते हैं। और एट थर्ड हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स की। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की जो न्यूज़ में थी आजकल। अदानी ग्रीन हैज़ कमीशन्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट इन विच इंडियन सिटी। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट कौन कमीशन कर रहा है, ये है अदानी ग्रीन, और कौन सी सिटी में ये कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, आंसर हो जाएगा दुबई। विच सिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड द वेंडिंग मशीन्स फॉर फ्री ब्रेड नेम्ड एज ब्रेड फॉर ऑल। तो ये जो वेंडिंग मशीन्स हैं ये कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस की हैं, ये है दुबई। अच्छा, एक चीज़ और, क्यों की है इंट्रोड्यूस इन वेंडिंग मशीन्स को, क्या जरूरत थी, तो ये सब चीज़ें हमने पीछे बहुत डिटेल में कवर की हैं जब हम अपना क्वेश्चन आंसर वाला सेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस है सिर्फ रिवीजन, तो अगर डिटेल में जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन के तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम सिर्फ 1 लाइनर के फॉर्म में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी को अगर डिटेल में पढ़ना है इन सारे क्वेश्चंस के बारे में तो ये सारे ही क्वेश्चंस हमने पीछे कहीं कवर किए हैं, तभी यहाँ पे ये मेंशन हुए हैं, तो आप जो है पुराने लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं। ठीक है, द ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साउथ जोन इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ सेटअप होगा, बेंगलुरु सिटी में। द इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है फिर से बेंगलुरु सिटी में। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म एंड द कल्चरल कैपिटल। तो याद रखिएगा वाराणसी ऐसी पहली सिटी है जिसको कि नॉमिनेट किया गया है एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। विच इज़ द फर्स्ट स्मार्ट सिटी टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। ये सिटी कौन सी है जो कि इम्प्लीमेंट करने वाली है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को, ये है इंदौर। ठीक है, अच्छा, इंदौर के बारे में हमने कल कौन सी न्यूज़ कवर की थी, याद रखिएगा ये बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी थी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में, और उसके बाद इंदौर को फॉलोअप किया था सेकेंड पोजीशन पे सूरत ने, और थर्ड पे था नावी मुंबई। और अगर हम स्टेट्स की कैटेगरी को रिवाइज करें तो स्टेट्स में फर्स्ट पोजीशन पे था मध्य प्रदेश, सेकंड पे था छत्तीसगढ़, और थर्ड पे था आई थिंक नहीं श्योरली थर्ड पे था महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट करके भी ध्यान में रख सकते हैं। कल जो पढ़ा है वो आज एक बार रिवाइज कर लेंगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा रिटेन हो जाएगा। वेट मत क्या करिए कि अगली बार जब वो रिवीजन सेक्शन में आएगा तभी पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें पॉसिबल हुआ करें आप उनको रिवाइज करते रहा करिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनीज की। डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस द डील फॉर डुअल रोल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल विद विच कंपनी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये डील साइन की है BAPL के साथ रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल। ये क्या चीज़ है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और अगर आपसे पूछते हैं कि ब्रह्मोस से कौन सी 2 कंट्रीज रिलेटेड हैं तो याद रखिएगा इंडिया और रशिया। विच इज़ द फर्स्ट ई-कॉमर्स कंपनी टू सेटअप द सोलर फार्म्स इन इंडिया। पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है जो सोलर फार्म्स को सेटअप करेगी इंडिया के अंदर, ये है अमेजॉन। ठीक है, ICAR हैज़ ट्रांसफर्ड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन, जिसका नाम है लंपी प्रो वैकिन। तो इसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है बायोवेट के साथ। विच कंपनी हैज़ अंडरटेकन इंडियाज लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर
and material sector by acquiring the Ambuja Cement and ACC. याद रखिएगा कि अंबुजा सीमेंट और ACC को फिलहाल एक्वायर कर लिया है अदानी ग्रुप ने, ठीक है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्विजिशन साबित हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल के फील्ड में। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अप्रूव द मर्जर ऑफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस विद विच मेजर इंश्योरेंस कंपनी। तो NCLT ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है कि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को मर्ज किया जाएगा विद HDFC लाइफ इंश्योरेंस। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इन एसोसिएशन विद इसरो। कौन सी कंपनी है जिसने इस सर्विस को लॉन्च किया है इसरो के साथ मिलके? तो ये है क्यूबिस कम्युनिकेशंस इंडिया, ठीक है। Which Indian company is the first in the world to design a 3D printed rocket engine? तो दुनिया का सबसे पहला 3D printed rocket engine डिजाइन कर लिया है इंडिया की कंपनी अग्निकुल ने। Which company developed India's first intranasal corona vaccine? तो इंडिया की पहली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन को डेवलप किया है भारत बायोटेक ने, ठीक है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स की। Which Indian public sector bank has inaugurated its ethical hacking lab टू सेफ गार्ड द बैंक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो बैंक के इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट कर लिया है अपना एक एथिकल हैकिंग लैब। विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर द रूपी ट्रेड? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूको बैंक को अप्रूव किया है रुपीज में ट्रेड करने के लिए। एज पर द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक असेसमेंट, विच कंट्री हैज द हाइएस्ट फूड प्राइस इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा फूड प्राइस इन्फ्लेशन देखा गया है लेबनान कंट्री में। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था जिम्बाब्वे और फिर थर्ड पोजीशन पे था वेनेजुएला और फोर्थ पे था टर्की, ठीक है। तो ये दुनिया की 4 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा फूड प्राइस इन्फ्लेशन होता है। एज पर द रिसेंट RBI नोटिफिकेशन, द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स शैल अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बाय विच ईयर? तो रिसेंट RBI की नोटिफिकेशन के मुताबिक जो UCBs हैं ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर लेंगी 2023 तक। Which is the only bank in India to be chosen for best workplaces in Asia 2022 by Great Place to Work Authority? कौन सी ऐसी इकलौती इंडिया की बैंक है जिसको बेस्ट वर्क प्लेसेज इन एशिया के लिए चूज किया गया है? ये है फेडरल बैंक। इंडियाज IFSCA signed a fintech cooperation agreement with the central bank of which country? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। इन्होंने एक फिनटेक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है with Central Bank of Singapore. Okay. Which is the first bank in India to issue an electronic bank guarantee? तो पहली बैंक इंडिया से जिसने एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू कर ली है ये है HDFC बैंक, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। और मुझे अब काफ़ी अच्छा लगता है कि अब कोई कमेंट्स में ये नहीं कहता कि आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। आई नो कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी मैं बोलती हूँ वही लिखती हूँ, तो आप थोड़ा सा जो मैं कह रही हूँ उसके ऊपर फोकस किया करिए। आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इसको बेटर करने की, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मी निज़ात सना साइनिंग ऑफ।